नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, पिछले 6 महीने की हम लोग घटनासार की अर्धवार्षिकी कंप्लीट कर रहे हैं, फरवरी से लेके और अगस्त तक की, जिसमें ये नेशनल इवेंट्स का सबसे आखिरी लेक्चर होने वाला है। 6 महीने की घटनासार अर्धवार्षिकी जो नेशनल इवेंट्स हैं उनको सबको आज हम लोग सब उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें लगभग मेरी समझ से 50 से 55 के बीच में टॉपिक थे। थॉरली सब चीज़ों को डिस्कस किया गया और जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको पता है कि केवल जो लिखा है मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जाता है, बट सीरियसली आपको इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करता हूँ। मतलब इसमें 12-14 जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। अब ये जो 36 उपग्रह हैं कब किया गया, तो देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है 26 मार्च 2023 को। उपग्रह किसके थे, तो देखिए ब्रिटेन की एक नेटवर्क एजेंसी है, एक लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड। ठीक है, और जिसको वन वेब समूह भी लिखा मिलता है कई बार। तो आप वन वेब समूह तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर पिछले साल अक्टूबर के माह में भी 36 उपग्रहों का ही प्रक्षेपण इसरो ने किया था, जो इसी के ही थे। किस रॉकेट से किया गया, तो ये रॉकेट याद रखना LVM-3। देखिए LVM-3 के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको इसरो वाले वीडियोज में बताई थी। ठीक है, चंद्रयान 3 के वीडियो में। इसका ही पुराना नाम LVM-3 जिसको अभी बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसको भी बोलते हैं, उसका ही पुराना नाम GSLV मार्क 3 था। GSLV मार्क 3 था। ठीक है, इसको ही नया नाम दिया गया है LVM-3। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर दोनों में से किसी जगह ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और कितने उपग्रह भेजे गए, कहाँ भेजे गए, तो 36 उपग्रह भेजे गए। कहाँ भेजे गए, तो पृथ्वी की निचली कक्षा में, जिसको बोलते हैं LEO का मतलब हुआ लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इससे पहले मैंने शायद आपको बताया कि जो लॉन्च व्हीकल है इसरो के वो कितने हैं इस समय ऑपरेशनल, तो वो है 3, PSLV, GSLV और GSLV मार्क 3, या फिर GSLV मार्क 3 को आप बोल सकते हैं LVM-3। जो सबसे हैवी पेलोड होते हैं वो LVM-3 के द्वारा भेजे जाते हैं, जैसे चंद्रयान हो गया है। और इसमें कितने टन तक LVM-3 से कितने टन तक भेज सकते हैं, तो हम लोग भेज सकते हैं इससे लगभग 10 टन तक। 10 टन तक अगर कोई पेलोड है, अगर वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमको भेजना है तो हम 10 टन तक भेज सकते हैं। वैसे जो GTO होती है तो उसमें हम लोग 4 टन तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये कहेंगे आप ऑर्बिट कौन सी होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया। ठीक, ये जो कंपनी है जिसका नाम है एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, ये देखिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसके 616 के आसपास उपग्रहों के समूह को पूरा कर लेगा। ठीक, चलिए अब मैं बताता हूं ऑर्बिट कौन कौन सी होती हैं। देखिए जो सबसे निचली कक्षा होती है, यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। सबसे निचली कक्षा होती है, इसको बोलते हैं LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट। लगभग 160 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास की होती है। ठीक, यहाँ पे जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं वो मैपिंग और इमेजिंग के लिए काम होते हैं। दूसरे नंबर पे आती है GEO जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक, यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले जितने भी आपके सैटेलाइट होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तीसरी आती है MEO, ठीक, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये बीच में होती है दोनों के, LEO और GEO, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, बीच में पाई जाती है MEO। ठीक, इसमें आपको वो जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, जैसे इंडिया का नाविक हो गया, आपने IRNSS के बारे में सुना होगा, मैंने बहुत सारी थॉरली इन सब चीजों को मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया, या GPS हो गया। ये जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं ये इसमें MEO में ले जाए जाते हैं। फिर आती है SSO को बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक, और या फिर इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। ठीक, याद रखना इसको। ठीक है, इसमें भी ये अर्थ के पोल्स, जो अर्थ होती है ना, उसमें 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इसके ऊपर होते हैं ये सन के सिंक्रोनस में ऑर्बिट। ये जो उपग्रह होता है ये लगातार ऐसे घूमता रहता है, ये सन के सिंक्रोनस में, मतलब जैसे जैसे सन मूव करेगा, सन तो स्टैटिक है, बट जैसे जैसे सन के साथ में ये चीजें रहेंगी, इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, चलिए फिर एक लास्ट होती है जिसको बोलते हैं GTO। ठीक, GTO बेसिकली है क्या, तो 2 ऑर्बिट अगर कोई है तो इसके बीच में GTO होती है, GTO जो ट्रांसफर ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। ठीक,
जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में। इससे आपको चीजें याद रह जाएंगी, इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बता दी। नहीं तो ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब चलिए, ये जो LVM-3 है, इससे ही गगनयान मिशन भेजा जाएगा, क्योंकि और इससे ही चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया था। ठीक है, ये इसरो का सबसे हैवी रॉकेट है, इसको याद रखना। इसमें जो रॉकेट में जो मोटर लगी है वो तो यस-200 मोटर लगी है। ओके, गगनयान मिशन के बारे में गूगल पे जाकर पढ़ना, आगे आने वाला मिशन है गगनयान। ओके, चलिए, इस सब चीजों के, इसका देखिए लंबाई कितनी है, तो 43.5 मीटर इसकी लंबाई है। वेट इसका 643 टन के आसपास मिलेगा। और कहां से प्रक्षेपण किया गया था 36 उपग्रहों का, तो श्रीहरिकोटा की में रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा आप याद रखना आराम से। इन जो 36 रॉकेट से इनका टोटल पेलोड था इतना 58.0.5। वन वेब समूह जो है उसका यहाँ पे नाम देखिए लिखा है, अगर नाम ये आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताऊं। किसमें भेजा गया, तो जीटीओ में लॉन्च करने के लिए संचालित किया जाता है। किसको, LVM-3 जो है उसको जीटीओ में, जो मैंने अभी जीटीओ आपको बताई ना, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, दो ऑर्बिट के बीच में ये होती है एक ऑर्बिट, जिसको ट्रांसफर करने के लिए, तो इसके लिए संचालित करने के लिए इसको भेजा जाता है। और ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसके 3 चरण होते हैं लॉन्च के। मतलब एक तो इसमें प्रोपेलेंट जो होता है, जो जिसमें आग लगती है, जो ईंधन होता है, तो पहला होता है लिक्विड वाला, दूसरा भी लिक्विड वाला होता है, जबकि थर्ड वाला क्रायोजेनिक इंजन से द्वारा संचालित होता है। ठीक है, इसमें लिक्विफाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग होता है। चलिए, वन वेब समूह के लिए यह दूसरा मिशन था। पहला मिशन मैंने आपको बताया 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को भेजा गया था 2022 में, उसमें भी 36 उपग्रह इसरो ने लॉन्च किए थे। अब ये दूसरा मिशन था जो अभी 26 मार्च को भेजा गया, तारीख देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दूसरा मिशन था। और इसको लेके कौन आता है, ये मिशन देखिए मैंने आपको बताया था NSIL के बारे में, मैं बार बार बताता हूँ। क्वेश्चन जब बदलेंगे तो उनका स्वभाव भी बदलेगा क्वेश्चंस का, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। तो NSIL याद रखना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में बनाई गई थी, 2019 में बनाई गई थी। ये इसरो के लिए कॉमर्शियल काम करती है, जैसे किसी विदेशी कोई उपग्रह है उसको लॉन्च कराना है, तो उससे ये पैसा लेके लॉन्च करवाएगी इसरो से। ठीक है, गवर्नमेंट की ही कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एक मैंने और आपको नाम बताया था एंट्रिक्स, ANTRIX, एंट्रिक्स दरअसल बेसिकली जो काम है वो करती है इंडिया के अंदर, समझे। जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनको बहुत, और बाहर की बहुत प्राइवेट जो कंपनी है उनको कैसे बताएगी, कैसे आपको उपग्रह बनाना है, कैसे सैटेलाइट बनाना है, कैसे रॉकेट बनाना है। ठीक है, चलिए, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। लद्दाख और मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में, तो कैसे महानतम स्थान है भाई, ये कैसे महानतम स्थान है। इंडिया के देखिए दो हैं, लद्दाख और मयूरभंज। जो कि लद्दाख है वो आपको पता है जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था, ये वही वाला लद्दाख है। बट मयूरभंज कौन है, तो उड़ीसा में एक आपको जिला मिलता है मयूरभंज। ठीक है, वहां जो है इसको शामिल किया गया अमेरिका के टाइम्स पत्रिका में। कौन सी सूची है इनकी, तो महानतम स्थानों की वार्षिक सूची, महानतम स्थानों की। ठीक है, याद रखना। तो इस सूची में 50 शामिल किए गए थे, जिसमें कि 31वां स्थान मिला है लद्दाख को और 32वां स्थान मिला है किसको, तो मयूरभंज को। ठीक, याद रखना। चलिए, अब आगे आते हैं। और ये कौन कौन से जो ये महानतम स्थान है, ये कैसे होते हैं, दरअसल ऐसी जगह होती हैं जो रोमांचकारी अनुभव प्रदान करती हैं लोगों को। जैसे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो रोमांचकारी है, बहुत पहुंचने से बहुत मजा आता है। ठीक, और साथ के साथ थोड़ा सा वल्नरेबल सिस्टम भी इसके साथ में ही जुड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखना। तो बाकी ये सब चीजें लिखी हैं, इसको कोई बहुत खास चीज है नहीं, एक बार पढ़ लेना। मयूरभंज के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मयूरभंज काले बाघों के लिए बहुत फेमस है। जो ब्लैक पैंथर होते हैं, जो ब्लैक टाइगर होते हैं, पैंथर नॉट टाइगर, उनके लिए एकमात्र पृथ्वी पर स्थान है। इस चीज को याद रखना। हो सकता है स्टेटमेंट में ऐसी चीजें आपके सामने डाले यूपीपीसीएस या अन्य कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखने ना, BPSC RAS ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन दो आपसे यूपीएससी भी ऐसे ही चीजें पूछता है, गंदी गंदी सी इधर उधर की, जो सबसे कंक्रीट नहीं होती हैं ऐसी चीजें। ठीक है, याद रखना इसको। तो आगे इसमें क्या लिखा है, लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया गया है जिससे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया। ये भी दोनों पॉइंट इसको याद रखना। ठीक, चलिए
लद्दाख में आपको पता है तिब्बतियन संस्कृत मिलती है। और ये जो उड़ीसा में इसी पत्रिका में ऐसा बोला गया कि जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, आप कई बार पढ़ते होंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप उड़ीसा उड़ीसा रटते रहते हैं। जो एशियाई हाथियों और दुर्लभ दुर्लभ काले बाघों एवं रॉयल बंगाल टाइगर अंध स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। यहाँ प्राचीन मंदिर दुनिया के सबसे मनोरम स्थल है। यहाँ पे ये खुलने मतलब दोबारा से खुलने जा रहा है, अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए इस जो सूची आई है जो टाइम की 50 जिसमें शामिल किए गए हैं साइट्स, 50 जगह शामिल की गई हैं। इसमें 2 इंडिया की हैं, 31वें और 32वें स्थान पे मैंने बता दिया आपको। इसमें देखिएगा आप यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा अमेरिका की, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 साइट्स सीधे सीधे अमेरिका की हैं, यूएसए जिसको बोलेंगे। और ये कॉन्टिनेंट की बात की गई है, उत्तरी अमेरिका, रियो ग्रांडे एक नदी भी है, याद आती है आपको? ठीक है, ज्योग्राफी वाले पर। तो पहले नंबर पे याद रखना टंपा है, दूसरे पर लिएमेट घाटी है, लिएमेट घाटी। इसकी ज्योग्राफी एटलस में जरूर चेक कर लेना जाके, सीरियसली। आपको यहाँ से अगर मान लीजिए ये करंट अफेयर्स में नहीं आया तो संभावना ऐसे क्वेश्चंस की बनी रहती है कि ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पूछ लेंगे। कब तक वो आपसे अजीब अजीब वही घाटियां पूछते रहेंगे। नई वैली कहाँ से निकल के आती है एग्जाम पेपर में, हमेशा याद रखना। करंट अफेयर्स का बहुत सा पोर्शन होता है जो आपको स्टैटिक में मदद करता है, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ। आपके दिमाग में जब बार बार जाएंगे, इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो सीरियसली आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप जो 2 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से इधर उधर हो जाते हैं ना, केवल छोटी छोटी चीजें करके ही बहुत आगे आप निकल सकते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स मैं केवल पढ़ के नहीं बताता हूं कि चलिए ठीक है ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा ऐसे पढ़ता चला गया। ठीक, चलो, तो ऐसे मैं नहीं बताता हूं, थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का। ठीक, तो याद रखना इसको। टक्सन का देखिए नाम आता है, इसको सबको चेक कर लेना। ठीक है, येसोमाइट नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको पता होगा, एक येलोस्टोन नेशनल पार्क भी है, उसको पता होगा कि वो यूएसए में है, वर्ल्ड का पहला। चलिए आप देखिए इसमें क्या है, इसी सूची में मिस्र में जो गीजा है, गीजा के पिरामिड आपने सुने होंगे, और सक्कार ये भी शामिल किया, जबकि फ्रांस का डायजन के फूड हब भी शामिल है। ओके, ये याद रखना, 2 जिले हैं और कुछ कुछ चीजें। स्थान कौन सा है ऐसे याद रखना। पहली बात तो 2 जिले आए, मतलब 2 जगह है इंडिया की, लद्दाख मयूरभंज। दूसरी बात 31 लद्दाख, 32 मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा। लद्दाख किसके लिए फेमस है, तो जो बौद्धिज्म कल्चर है लद्दाख में भी, लद्दाख क्योंकि देखो उधर से ही जुड़ा हुआ है यार, समझे, टेरिटरी और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी मैच करती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हाँ बौद्धिज्म के लिए एक अच्छा स्थान है इंडिया में, ऐसे ही। और सिमलीपाल की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, चलो मैं आगे वाले पॉइंट पे आता हूँ। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन, इसमें लगा लेना, यहाँ पे आप लिख लेना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उससे आने की संभावना और बढ़ जाती है। तो देखिए हुआ क्या क्या है कि जो ILMT है इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, हाँ लिखा हुआ है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT, इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, तो उत्तराखंड के देवस्थल में, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का है। 4 मीटर क्या, इसकी लंबाई नहीं होगी, 4 मीटर इसका जो डायामीटर है, ये सर्कुलर शेप में जो इसका कैमरा है उसमें इसका लेंस जो है उसका डायामीटर की लंबाई है, उसके डायामीटर की लंबाई है 4 मीटर। ओके, ठीक, तो इसने किसने किया, तो जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं, इन्होंने किया। कहाँ पे किया गया है, तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, इस मिस्टेक को मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AREES, जबकि इसका सही नाम है ARIES। ठीक, ARIES जिसको बोलते हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। कहाँ पे पड़ेगी ये, तो नैनीताल जिले में पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे ही स्थापित किया गया है इसको, किसको, ILMT को, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को। ठीक, इसमें आकाश में जो घटनाएं होती हैं सुदूर, बहुत दूर दूर, उनको देखने का मतलब उनको देखने में सहायता होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हैं। नैनीताल के देवस्थल में स्थित वेधशाला परिवार में कितनी ऊंचाई पे रखा गया है, 2450 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी गई हैं और ये सब याद करने वाली नहीं है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान IRA, देखिए फिर यहां से गलत लिख दिया गया। ठीक, IRIA नहीं सॉरी
ARIES इसका सही नाम है। ओके, चलिए, कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सब गलत लिखते हैं, ऐसा नहीं है, समझे, बहुत अच्छी बुक है दो, बट यहाँ पे देखिए लिखा गया टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास घूमने वाला दर्पण है, चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, बस बस खत्म, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए 2 PM की भारत यात्रा हुई है इसी मार्च 2023 में, सॉरी। तो एक तो है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा है, और दूसरे इसी के बाद आपको एक टॉपिक मिलता है ऑस्ट्रेलिया के PM की भारत यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के PM पहले आए, बट और जो जापान के PM है वो बाद में आए। जापान के PM का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फुमियो किशिदा, ठीक, इनकी भारत यात्रा हुई। और ये कब आए, क्यों आए, तो ये है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। कुछ देशों के साथ में इंडिया अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन करता है, ठीक, नेशनली, मतलब एक शिखर सम्मेलन है दोनों देशों के लिए, ओके, वो इंडिया करता है। उसी में एक जापान है, कौन सा हुआ, 14वां हुआ, बोल्ड में नहीं लिखा है, बस इसको आप मार्क कर लेना, ठीक। मैं पढ़ते पढ़ते आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे चीजें आपसे निकल के सामने आएंगी। तो देखिए इसमें 2 समझौते हुए हैं मेनली, आप देखिए, और देखिए जापान अगर आया है तो चलिए कुछ मैं स्टैटिक बात बता देता हूँ जापान की। जापान के आप 4 आइलैंड हमेशा रखते रहते हैं, 4, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड है, बहुत बड़े बड़े, बट 4 आइलैंड आप हमेशा रखते रहते हैं। एक है होकेडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशु, याद रख लेना, होकोंडू, होशु, शिकोकू, क्यूशु, जिसमें होन्शु जो है वो सबसे बड़ा है, ओके, आइलैंड, इतना याद रखना। चलिए अब इसमें क्या है 20 मार्च को हुआ भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प, मतलब एक जापान जो है इंडिया का एक रणनीतिक साझेदार है, ठीक, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर जिसको बोलते हैं। सारे देश इंडिया के स्ट्रेटेजिकल पार्टनर नहीं होते, कुछ देश जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम स्ट्रेटेजिकल पार्टनर का दर्जा देते हैं, ओके। तो यहाँ हिंद प्रशांत महासागर के लिए बहुत सारी बातें की गई कि सुरक्षा हो, शांति हो, ये सब चीजें चलती रहती हैं, हर एक मुद्दे में ये सब चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, इस चीज को बोल्ड कर लेना। मैंने आपसे बताया जो बोल्ड है वो तो है ही, जैसे यहाँ पे 14वां लिखा हुआ, इसको बोल्ड करना, 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ये बोल्ड कर लेना। सीधे सीधे बताइए आ जाए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हैदराबाद हाउस में ये सब बैठ के होती नहीं, इसमें मेनली दो चीजें क्या क्या निकल के आई हैं, इसको सब मैं आगे लेकर चलता हूँ। चलिए सीधे सीधे आता हूँ। तो देखिए पिछले कुछ वर्षों में, पिछले साल जापान ने एक वादा किया था कि इंडिया को 5 लाख करोड़ येन लगभग पहुंचे, ये होगा 3,20,000 करोड़ रुपए, जो आज का जो रेट है एक्सचेंज का, जापान की मुद्रा है येन, 1 येन बराबर 0.56 रुपीज होता है, आज का ये रेट है। आज मैंने चेक किया था, जब ये मैं देख रहा था तो मैंने कहा लाओ देखता हूँ क्या सीन है इसका, तो 0.56 येन के आसपास होता है। इतना इन्होंने पैसा देने के लिए बात की थी 5 लाख करोड़, तो उसकी चौथी किस्त की भी बात इसमें हुई है, ठीक, चौथी किस्त आनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी, जिसको बोलते हैं इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप, इसका ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा, का भी उल्लेख किया, ठीक। अब चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब आएंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसको बुलेट ट्रेन इंडिया बोल रहा है, वो 2017 में चालू की गई थी, शुरुआत उसकी हुई थी, और उसके लिए हम आगे से इंडिया तेज बढ़ रहा है। इसके लिए इस जापान के सहयोग से क्योंकि बना रहे हैं, तो जापान को आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ ठीक दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। 2023 को इंडिया, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना ठीक से, भारत जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आपको मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर, बाजरा दिवस नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष यूनाइटेड नेशंस ने 2021 में घोषित किया था। 2023 में यूनाइटेड नेशन 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मना रहा है, ठीक। मिलेट्स की जब चर्चा हुई थी तब ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक। इसके लिए दोनों देशों ने क्या किया है, तो कनेक्टिंग हिमालयास और विद माउंट फूजी। माउंट फूजी आपको पता होगा जापान का एक ज्वालामुखी है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या, जो ज्वालामुखी पर्वत टाइप का है, मतलब नॉर्मल ऐसा पर्वत नहीं है, बट ज्वालामुखी पर्वत है, और सबसे ऊंचा भी है, ओके। तो बट इस बहुत जापानी कल्चर में इसको बहुत, माउंट फूजी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, इसको इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट से माउंट फूजियामा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फूजियामा बोला जाता है, ओके, माउंट फूजियामा बोला जाता है, यह ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। बहुत बार ये सब चीजें पूछी भी गई थी, माउंट फूजी कहाँ होता है,
ठीक, तो अब यहाँ पे आ गया, इसलिए स्टैटिक पोर्शन बहुत सा कंप्लीट होता था। तो इसमें बहुत सी सारी बातें हैं। चौथी ऋण जो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, उसकी चौथी किस्त जो है उसको लेके चर्चा भी हुई है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 100 बिलियन येन का कर्ज प्रदान करेगा, ठीक, चौथी किस्त के लिए, जो बैठता है इंडिया में 18,000 करोड़ रुपए। ओके, और इसमें कुछ कुछ नहीं है। इंडिया में जापानी भाषा सिखाने के लिए भी 2017 में समझौता हुआ था, इसी की बात आगे की गई है। चलो, और ये सब बातें, और इंडिया और जापान का जो ट्रेड है वो 20.57 बिलियन डॉलर 2021-22 के आसपास रहा था। अब देखिए, आ जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। देखिए, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट भारत यात्रा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट केवल इसमें एक चीज है, बहुत ध्यान से देखना, कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ठीक, पहला पहला कैसा है, जो नेताओं के बीच में ऐसे हुआ है। ठीक, इसलिए ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम प्रथम इन्होंने धीमे कर दिया है, आप इसको ध्यान नहीं देंगे, ये छोटी छोटी सी चीजें लिखी हैं। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक, कब लिया, तो 10 मार्च को। कौन आया था, एंथनीज अल्बनीज पीएम है ऑस्ट्रेलिया के। ओके, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन था, नेताओं के स्तर का। वैसे तो होता रहता है, ठीक, 2022 में वर्चुअली हुआ था, 2023 में आमने सामने बैठ के हुआ। ठीक, इस शिखर सम्मेलन में बहुत सारी बातें हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसे लिखी गई हैं, कुछ बातें मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो एक एक्टा है, उस पर बात हुई है। डीकन विश्वविद्यालय जो गुजरात में बना है, वहां पे ये दोनों लोग गए घूमने। दोनों लोगों ने INS विक्रांत देखा सामने से। दोनों लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं उन पे है। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, वो भी इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ के देखा। ठीक है, तो देखिए, ऑडियो यहाँ पे लिखा है, ऑडियो विजुअल सह निर्माण, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौता। जो मूवीज बन रही हैं इंडिया में और जो फिल्म निर्माण है, उसमें चाहे वो निजी भागीदारी हो या सेमी गवर्नमेंट हो या फिर सरकारी हो, इन सब बीचों में इनका कॉपरेशन होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखिए, सौर कार्बन पर एक बात की गई है, इनोवेशन में आगे आने की बात की गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बस डीकन विश्वविद्यालय ये लोग गए, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो आगे आता हूँ। इसी दौरान अल्बनीज भारत के स्थानीय रूप से निर्मित इंडिजिनियस है INS विक्रांत, उसमें गए। ओके, ये सब चीजें लिखी हैं। और क्या, ये इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिसको एक्टा बोला जाता है, में परिवर्तनकारी समझौता है, जो भारत और निवेश, मतलब देखिए, जब इंडिया कोई भी चीज ऑस्ट्रेलिया भेजता है तो ऑस्ट्रेलिया उस पर टैरिफ लगाता है। ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया कोई चीज भेजता है तो इंडिया उस पर टैरिफ लगाता है। अब इसमें यह लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत अगर कोई चीज आएगी तो उसके 25% से अधिक माल अब इंडिया टैरिफ नहीं लगाएगा, जबकि इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो उसके 96% से अधिक चीजों पर टैरिफ नहीं लगेगा अलग से। ठीक है, और मोबिलिटी समझौता हुआ है छात्र और पेशेवर लोगों के लिए। उसमें बस बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो हम लोग पढ़ाते हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लें। जैसे कि मान ली मेडिकल की कोई पढ़ाई हो रही है, तो दोनों देश मेडिकल की डिग्री को रिकॉग्नाइज करें, जिसमें यहाँ के डॉक्टर वहाँ जाके अपना सेटलमेंट कर सकें, अपनी डिस्पेंसरी या कुछ भी ऐसा चालू कर सकें, वहाँ के लोग यहाँ चालू कर सकें। एक दूसरे की जो डिग्रीज हैं उनके बारे में इनमें सब में चर्चा हुई है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इन्वाइट किया है, तालिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बस, इसमें और कुछ नहीं है। बस ये सब चीजें लिखी हैं। 9वां सबसे बड़ा भागीदार है। चलिए, अब मैं आता हूं देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ में। देखिए, कर्नाटक में धारवाड़ पड़ता है, और धारवाड़ का जब नाम आपको याद आता है तो देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट की बात हमेशा होती है, धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। ठीक था, जहां पे ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सा, तो एक धारवाड़, दूसरा बेल्लारी, तीसरा शिमोगा, ये तीनों कर्नाटक में है। ठीक, और इसी के नाम पे नाम दिया गया था धारवाड़ जिला। ओके, तो हुआ क्या है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म धारवाड़ में, देश का सबसे लंबा। चलो कौन सा है, धारवाड़ जिले के श्री सिद्धूरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये किस में आता है, देखिए यहाँ पे फिर बोल्ड नहीं लिखा गया है, बट मैं कह रहा हूँ इसको आप बोल्ड कर लीजिए। दक्षिण पश्चिमी रेलवे क्षेत्र में आता है, इसको आप बोल्ड कर लेना। ठीक, लंबाई इसकी कितनी है, तो लगभग
1507 मीटर के आसपास है, जिसमें गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। ठीक, और इस पर 20 करोड़ रुपए का खर्च आया था, मान्यता प्रदान की गई। ठीक, तो इसमें 2 ट्रेनें चलाई गई थी, ये नाम इनके ये है, बहुत कोई खास नहीं है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ठीक, चलिए और इसमें एक चीज और लिखी है, जो 800 प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का उद्घाटन किया। बस याद रखना इसको। चलिए अगला है, महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित। अब ये बांस जो क्रैश बैरियर है, ये क्या होता है? ये कोई बहुत ऐसी खास चीज नहीं है, बट अगर आ गई है इसमें तो एक बार इसको पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ इस बार इसको पढ़ लेना। ठीक, बस नहीं तो अगर बहुत मत पढ़ना तो इतना जो इसमें ये लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना, मोटी मोटी कुछ चीजें पढ़ लेना। जैसे 200 मीटर लंबा है, कहाँ पे है? तो चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक, और इसमें कुछ खास नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं सीरियसली यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं आगे आता हूँ। असम का चराई देव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। इतनी खराब इसमें हेडिंग लिख रखी है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, ऐसा लग रहा है जैसे शामिल हो गया। लेकिन अभी हाल ही कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें असम नहीं, जिसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो क्या बोलते हैं उसको, शांति निकेतन है, वहां जो शांति निकेतन है उसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया है यूनेस्को द्वारा। सऊदी अरब में जो बैठक हुई थी उसमें भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बना था। ठीक है, उसकी मैंने टेम्पलेट आपको टेलीग्राम पे भी भेज दी है, और इसी चैनल के कम्युनिटी वाले पार्ट में फोटोज के रूप में मैंने 3 फोटोज वहां पे डाल दी है, अच्छे से पढ़ लेना उसको। ठीक, तो कुछ नहीं है, हेमंत विश्व शर्मा ने असम का जो चराई देव मैदान है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजा था भारत सरकार द्वारा, लेकिन शामिल नहीं किया गया है, अभी डेवलपमेंट नहीं है। ये मैगजीन आई थी 15-20 दिन पहले। ठीक, लेकिन अभी नई डेवलपमेंट है जो इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तो याद रखना, चराई देव मैदान कहाँ है? असम का। भेजा था किसने? तो घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने असम के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को यूनेस्को भेजा था। देखिए भेजा था। ठीक, बस इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और सब चीजें भेज लेना। अगर ये शामिल हो जाता, मान लीजिए अगर ये शामिल हो जाता तो इसको बहुत थॉरली ठीक ठाक तरीके से पढ़ते, नहीं तो इतना कुछ खास है नहीं। बस इसमें और कुछ मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। इसमें हिस्ट्री दी है, अहोम साम्राज्य से जुड़े 18वीं शताब्दी, हिंदू रीति रिवाजों का, ये सब चीजें हैं, कोई ऐसी खास चीज नहीं, बस ये रखना चराई देव मैदान है, इसके बारे में ऐसे पढ़ लेना। अब देखिए, अब आता है इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन, IEEFA यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय संश्लेषण संस्थान IEEFA और एम्बर ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया स्टेट्स रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या है, अलग अलग जो स्टेट है उनका इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन देखा गया है। ओके, तो उसमें 16 स्टेटों को शामिल किया गया है, स्टेट्स को इंडिया के शामिल किया गया, और देश की कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा है। ठीक, 90% हिस्सा केवल 16 स्टेट बैठ के खा जाते हैं, 10% में बाकी बचे हुए स्टेट आते हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग प्रणाली क्या तैयार की गई? तो स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, जिसको सेट नाम दिया गया, एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई है। चलिए अब आता हूं, उसमें 4 आयाम है इसके संश्लेषण के, विश्लेषण करने के 4 आयाम है। कौन कौन से? पावर सिस्टम का प्रदर्शन है, डिकार्बनाइजेशन है, ठीक, पावर इकोसिस्टम की तैयारी है, और नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धता है। ठीक, इन 4 आयामों पर चीजें देखी गई हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। जीवाश्म ईंधन के संयंत्रों, मतलब कौन जीवाश्म ईंधन है उसको हटाएगा, नई ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन आगे बढ़ रहा है, किसका कितना कंजप्शन है, ये सब सारी चीजें इसमें देखी गई हैं। ऊर्जा संक्रमण जो है, एनर्जी ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सौर, पवन, साथ ही लिथियम आयन बैटरी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और खपत के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से ऊर्जा क्षेत्र का वैश्विक बदलाव है। ठीक, मतलब कि जो वैश्विक बदलाव है किस चीज का, मतलब जो अभी तक हम जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे हैं, या कोयला करें, पेट्रोलियम करें, गैस करें, नेचुरल गैस करें, कुछ भी करें, वो सब जीवाश्म ईंधन है। उससे हम लोग शिफ्ट अगर हो गए सोलर सिस्टम में, सोलर पावर में, और जो पवन चक्कियां हैं उनमें अगर हो गए, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं उनमें हो गए, तो बहुत
मतलब ये इसी का आकलन करती है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार इंडिया में भी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी खोजा था। कहाँ खोजा था? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में खोजा गया, उसको थॉरली कंप्लीट किया था पिछले वाले वीडियो में, आपको शायद याद हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो तो एक बार देख लेना। पहली बात, रिपोर्ट के कुछ बिंदु हैं। कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ बिजली के लिए भारत में परिवर्तन में सबसे अग्रणी राज्य हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। और सभी 4 जो आयाम थे उसमें सबसे अच्छा एकमात्र प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक, याद रखना। चलो, और एक सेकेंड, देखिए मोटी मोटी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सभी आयामों में सबसे नंबर 1 पे रहा है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे राजस्थान, जबकि स्वच्छ बिजली में कर्नाटक नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इसमें नंबर 1 पे इस समय है राजस्थान। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी सौर ऊर्जा में बहुत आगे निकल रहा है, ठीक। और सबसे ज्यादा अगर बिजली की डिमांड कहाँ पे है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड तो है, लेकिन अभी तक ना रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेप्ट करने में बहुत आगे नहीं रहा। चलिए अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ। यहाँ और हरियाणा और पंजाब के बारे में बड़े परिवर्तन कदम उठाए गए हैं, इन सब के बारे में लिखा हुआ। देखिए अगला है मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली, स्काई यूटीएम। ये मानव रहित है यातायात प्रबंधन प्रणाली, इसका देखिए अनावरण किसने किया? तो नितिन गडकरी जी ने किया, स्काई रूट यूटीएम का, ठीक। अब देखिए स्काई रूट यूटीएम है क्या? तो स्काई रूट यूटीएम जो है जो गुरुग्राम में एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी है जिसका नाम है स्काई एयर मोबिलिटी, ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, ठीक है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक। चलिए इसमें है क्या कि 1 घंटे में, देखिए है क्या इसमें, अब ये यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो इसमें सीन ये है कि एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है स्काई रूट यूटीएम जिसको बोला गया है, और इसमें क्या होगा, जो यातायात है जो मानव रहित है, और दूसरा जो होता है मानव युक्त जिसमें मैन विद मैन है, उसको एक साथ दोनों लेके आएंगे। और ऐसी विकसित क्षमता है जो 1 घंटे में 400 उड़ानें ड्रोन से संबंधित है। कुछ आप एयरक्राफ्ट कैरियर या एयरक्राफ्ट से उससे रिलेट कर लेना, एरोप्लेन इनसे सबसे। तो ये 1 घंटे में 400 और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभाल सकती है, बस। और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लगा लेना। तो देखिए उड़ीसा देश का पहला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा ले, उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बना जो झुग्गी मुक्त बना है, जहाँ पे झुग्गियां नहीं है। देखिए उड़ीसा में बहुत सालों से चलाया जा रहा था कार्यक्रम जगह मिशन, JAGA इसको बोलेंगे, जगह मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बहुत सारे अवार्ड भी पहले भी जीते। अगर आप करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए ये ऐसा मिशन चलाया जा रहा था, और उड़ीसा ने बहुत सारी अपनी जमीन है वो पट्टों पर दान कर दी है, ठीक है। तो 5 सालों में कितनी दान की गई? तो 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया, ठीक, जमीन दे दी गई है इनको, ठीक। 2019 में जगह मिशन को झुग्गी वासियों के लिए भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी मिला था। 19 की बात है, इसको ज्यादा ध्यान मत रखना। अभी हाल की बात यह है कि इसको जगह मिशन को ही यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, ठीक। चलिए किसको प्रदान किया गया? तो उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया, जो इसका मिशन चल रहा है जगह मिशन, इसके लिए, ठीक है। यह अवार्ड दूसरी बार मिला है इसको, याद रखना। झुग्गी रहित पहला बना है बहुत, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए इंपॉर्टेंट था वो, याद रखना। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक मुगल गार्डन। अब देखिए राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है, बहुत सालों से इसको मुगल गार्डन ही बोला जाता था, लेकिन हुआ क्या, आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने क्या किया, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब क्या कर दिया, अमृत उद्यान। हालांकि जनवरी की घटना है, बट याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसका नामकरण कब किया गया? तो 27 जनवरी 2023 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम भारत की उन्होंने किया, ठीक। और इसको खोला गया 21 जनवरी 2023 से खोल दिया गया, जबकि इतने के लिए जनता तक खुला रहता है, इतनी तारीख तक, ठीक। चलो और क्या किया गया था? तो सितंबर में एक घटना हो रही थी, सितंबर 22 में, कि दिल्ली में जो राजपथ है उसका नाम, जो किंग्सवे बोला जाता था, उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, कर्तव्य पथ, ठीक। किंग्सवे जो कहलाता था, किंग्सवे, जहाँ पे पहले राजा चलते थे वो किंग्सवे होता था। और जब अब कर्तव्य चलेगा तो
कर्तव्य पथ हो गया। चलो बस, अब देखिए ये वाला फिर से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया, कौन करेगा उद्घाटन, बताओ कौन करेगा? तो श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। छोटी से लेकर बड़ी चीज का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ही आजकल कर रहे हैं। तो उसमें है दिल्ली का ये जो एक्सप्रेसवे है, बहुत लंबा एक्सप्रेसवे है, इसका पहला जो फेज है उसका उद्घाटन किया गया। तो कहाँ, दिल्ली से दौसा लाल सोट खंड को 22 फरवरी को उद्घाटन किया गया था। ठीक, इसकी लंबाई है 246 किलोमीटर और इसमें लागत कितनी होगी, तो 12,000, लागत वागत मत याद रखना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। और यहाँ पे देखिए, जबकि पहले ही लिखा गया है कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, याद रखना इसको। ठीक, कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 1386 किलोमीटर, देश का सबसे लंबा है। खर्च इसमें कितना आएगा, जो एक सेक्शन है उसका खर्च कितना आएगा, तो 12,150। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है, पूर्ण निर्माण के बाद दिल्ली मुंबई के बीच की यात्रा 1424 से घटकर 1242 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, जो कुल दूरी में 12% की कमी दर्शाता है। अब देखो, अगर कम हो जाएगी तो बहुत सी चीजें सफर आसान हो जाती हैं, ट्रेवल आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, बहुत सा जो इंडस्ट्रियल काम होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। आप 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। यात्रा के बीच का समय 50% समय की कमी होगी एक्सप्रेस वे बनने के बाद में। यह 6 राज्यों से जाएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज पढ़ लो बहुत ध्यान से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हो सकता आ जाए, समझे? तो ये 6 राज्य कौन से हैं? दिल्ली से चला, दिल्ली से हरियाणा गया, हरियाणा से राजस्थान गया, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र होकर गुजरेगा। ठीक, समझे? अब देखिए, दिल्ली ये है, हरियाणा ये है, और हरियाणा के बाद में इधर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान गया, इधर एमपी आया, एमपी चला गया, एमपी के बाद इधर ही गुजरात है। तो चाहता तो ये एमपी को बाईपास कर देता, लेकिन किया नहीं, एमपी गया, एमपी से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। ठीक, ये याद रखना। कहाँ कहाँ, ये अमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, हो सकता है शहर भी पूछ ले। तो जयपुर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़। ठीक, आगे देख लो। और कहाँ का, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, ऐसे ऐसे शहरों को भी जुड़ेगा। ठीक, ये एक्सप्रेसवे कितने लेन का होगा, तो 8 लेन का होगा। ठीक, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मैंने बताया था, अगर आप भूल गए हो तो बात नहीं है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा मुझे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना। एक बार आप ठीक से देख लें तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए, इससे जिसको भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी है इसमें। ठीक, यह हरियाणा के सोहना से शुरू होकर मुंबई के मियां भाईंदर के आसपास समाप्त होगा। ठीक, चलो, एक्सप्रेसवे की क्या है, 93 पीएम गतिशक्ति, आर्थिक नोड्स और 13 बंदरगाह, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को एक्सेस प्रदान करेगा। आपको पता है कि यूपी में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें लिखा ना जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे को भी एक्सेस होगा, तो आसानी हो जाएगी। ठीक, अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंतिम चीज पे मैं आता हूँ। आज यहीं से फिर राष्ट्रीय घटनाएं खत्म हो जाएंगी पूरे 6 महीने की। इसको हम लोग अंतिम प्रणाम कर रहे हैं अगस्त तक के लिए। अगस्त के बाद की जो चीजें होंगी उसको फिर से हम लोग देख लेंगे, क्या बुराई है उसमें। चलो, तो है इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2 लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा आपको बताया है कौन कौन से रॉकेट हैं। PSLV है, GSLV है, GSLV Mark 3 जिसको LVM-3 भी बोलते हैं, और बहुत सारे हैं। HRLV है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, बहुत सारे जो अभी अभी आने वाले हैं। SSLV है, उसी पड़ाव में एक SSLV है, चंद्रयान 3 के मैंने उसमें ये चर्चा आपसे की थी। चलिए, तो है क्या, इसने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ठीक, अब देखिए, जो बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं उनके लिए कई बार हम लोग जो लॉन्च व्हीकल है बहुत बड़े बड़े तो यूज कर लें, तो उनको पहुंचा तो हम देंगे, बट उसमें बहुत इंजन, बहुत ज्यादा कॉस्ट खराब होती है। इसलिए छोटे जो सैटेलाइट है उनको छोटा सिस्टम हमारे पास लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, उसके लिए ये SSLV तैयार किया जा रहा है। ठीक, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। ओके, चलिए, इसमें क्या हुआ, EOS 7 और जुनास 1 और आजादी सेट के 2 के साथ में SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तीनों के नाम याद रख लेना, जुनास, आजादी सेट 2 और EOS 07।
ठीक। अब क्या है, 142 टन का वजन है, जबकि मैंने आपको बताया था कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जो LVM-3 है उसका वजन 643 टन के आसपास है, जबकि 120 ही टन, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन जब छोटी चीजें आपको लॉन्च करनी होगी तो छोटा ही आपको रॉकेट चाहिए ना, छोटे ही लॉन्च व्हीकल चाहिए, बड़ा तो चाहिए नहीं। ठीक। इसमें क्या है, 3 चरणों वाले हैं, ठोस ईंधन द्वारा संचालित होगा, और सब छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। 3 उपग्रह के बारे में ये लिखा गया, EOS जो 07 है, ठीक। इसका वजन है 156 किलोग्राम के आसपास, जबकि 10.2 किलोग्राम का है जूनास 1 जो अमेरिका के एंटारिस का है। ओके। चलो, दूसरा और आज़ादी सेट जो था 2 चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप है, स्पेस किट्स द्वारा विकसित किया गया। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, सीरियसली इनको रट लेना। SSLV D2 है, इसको रट लेना। इसके बाद में बहुत सारी और भी डेवलपमेंट नहीं होनी है, जैसे HRLV है, और ऐसा एक है HRLV TD, मतलब ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्टर, उसका फुल फॉर्म होगा, मुझे जैसा कि याद आ रहा है ऐसे कुछ होगा। ठीक है। इसको लॉन्च करके सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया 450 किलोमीटर ऊपर। ठीक। इस देखिए, इसरो के सबसे छोटे रॉकेट लिखा है, सबसे छोटे रॉकेट, मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। SSLV-2 में पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रह प्रेषित किए जाएंगे। इस निचली कक्षा मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट की यहाँ पे बात कर रही हैं। आज देखिए हम लोगों ने मिलके पूरे 6 महीने की जो घटनाक्रम है वो खत्म किया, फरवरी से लेकर अगस्त तक का। अगस्त तक की अब बात की डेवलपमेंट अलग से होगी, कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा अंतरराष्ट्रीय, और कल से क्या, आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, आज शाम को एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की देखिए 2 घटनाएं और बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं जो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो भारत का जो पुराना पार्लियामेंट है, जो पुराना हो जाएगा, उसको एक नया नाम दिया गया है, संविधान सदन के नाम से, संविधान सदन, याद रखना। और आज एक नई डेवलपमेंट और हुई है कि जो महिलाओं के लिए जो बिल आना है, जो मतलब क्या बोलते हैं जिसको, विधायिका में जो महिलाएं हैं उन पे 33% आरक्षण का बिल आया है आज लोकसभा में। इसको कल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। ठीक है। वो आगे आने वाले समय में ये पारित हो सकता है। इसकी टेम्पलेट मैंने डाल दी थी, आप देख लेना जाके चैनल पे और टेलीग्राम पे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक नई घटना और हुई थी कल की घटना है कि जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज बना, यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया। चलिए आगे कल बात करूंगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फायदा होगा। आगे आने वाले समय में बहुत तेज से कुछ चीज़ें और लेके आऊँगा, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, और साइंस एंड टेक में बाद में लेके आऊँगा। बट फिलहाल उससे पहले मैं कुछ मैपिंग का पार्ट लेके आऊँगा, और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में वेटेज रखता है, उस पोर्शन को मैं पहले कंप्लीट करूँगा थॉरली। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक वैसे ही अगर पढ़े तो आपको पता चलेगा, जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 40 में से हो सकता है कि 40 के 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सही करके आए, समझे। और ये अगर आपने सही कर लिया तो आपका सिलेक्शन पीटी में कोई रोक नहीं सकता है। आई गारंटी, अगर आपको ठीक से केवल जीएस थोड़ी सी ठीक आती है, 3-4 सब्जेक्ट ठीक से आते हैं तो, समझे। तो अगर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इसी के आधे अंतर्राष्ट्रीय जो अफेयर्स हैं उनमें मैं लेके आऊँगा आपको। बहुत बहुत